हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है सरफेस टेंशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ने से पहले जो पिछली वीडियोस बनी हुई है हमारी 4 वीडियोस उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो लिक्विड्स हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं। सो सरफेस टेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, मैं ज़रा लिख लेता हूँ, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन है, विकास नाम से ही जाहिर है सरफेस की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये सरफेस पर हमें होता हुआ नजर आता है। एंड टेंशन जो है ना, यहाँ पर फिजिक्स का वर्ड है, जो कि आप किसी भी स्ट्रिंग को जब आप ज़्यादा खींचते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जब ज़्यादा उसका टेंशन ज़्यादा हो जाता है, आप उसको लूज करके रखते हो तो उसका टेंशन कम होता है। तो टेंशन इज ऑल अबाउट द फोर्सेस, ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ को खींचने की सलाहियत, जो फोर्स से उसको खींचते हैं ना, दैट इज टेंशन। तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जांपल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर मिलाता हूँ वाटर, ठीक है जी। तो ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ सरफेस पर भी वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है जी। तो मैंने रेड से दिखाया है, ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो ज़रा समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो इनर साइड पे है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर रहा हूँ। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर बात करें ना, तो देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। यानी ये मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। सो यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसको इस साइड पे खींचता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल नीचे साइड पे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पे, एंड जो अप साइड पे है उसको अप साइड पे खींचता है। सो चारों तरफ से, ऑल डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले को कैंसिल आउट करते हैं, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट साइड अंडर वाले अपर वाले को कैंसिल आउट करते हैं। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रहा है वो है जीरो, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है ना, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स दीज मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, अंदर जो मौजूद है। अब हम जरा बात करते हैं जो सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद है। सो यहाँ देखिए सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, इसको लेफ्ट साइड से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, राइट साइड से भी लग रहा है, एंड जो नीचे मॉलिक्यूल है ना वो भी इसको नीचे खींच रहा है। यानी तीन डायरेक्शन से इस पर तो फोर्स लग रहा है, बट ऊपर साइड पे, सरफेस के ऊपर साइड पे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं ना। सो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला कैंसिल आउट हो जाता है, बट एक नेट जो इसके ऊपर फोर्स लगता है ना, वो कौन सा लगता है? डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लग रहा है। इसका मतलब है यहाँ जो मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे के साइड पे लग रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इट इज टोटली अनस्टेबल, ठीक है। तो अब नीचे से इसको कोई खींच रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद तो बाहर जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ना, एनर्जी हाई ऑपरेट, बट नीचे से एक फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास दिस फोर्स मेक दिस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल अनस्टेबल, ठीक है। सो ये खुद मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहा है, बट ये फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। सो देयर इज अ टेंशन बिटवीन, ठीक है, टेंशन बिटवीन ऑपरेशन एंड द डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। और इसी टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस क्यों कहा? क्योंकि ये सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इस टेंशन को फेस करता है, ठीक है। बाकी कोई मॉलिक्यूल जो इनर साइड पे है ना, उस पर ऐसा कोई भी फोर्स, ऐसा कोई भी टेंशन नजर नहीं आता। सो अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है जी, डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे? हम इसको जरा डिफाइन करते हैं। सो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स, ठीक है जी, अ फोर्स इन डाइज, इन डाइंस, ठीक है जी, एक्टिंग at the right angle, at the right angle to the surface of liquid। आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, और एक और इसका डिफिनेशन है, उसको भी ज़रा हम यहाँ लिख के रखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ,
ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और डिफिनेशन लिखेंगे, तो हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to expand the surface area of a liquid ठीक है जी। तो दो डेफिनेशन हमारे पास आ गया, ज़रा इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस के राइट एंगल लगता है, ठीक है। तो ये सरफेस है ना, मिसाल के तौर पर लिक्विड का ये सरफेस है, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो दिस इज द सरफेस, ठीक है। तो इसके राइट एंगल, ये सरफेस इसके बिल्कुल नीचे साइड पे लग रहा है ना, जैसे ये सरफेस इसकी नीचे साइड पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द राइट एंगल। सो वो फोर्स जो कि सरफेस के ऊपर लगता है राइट एंगल, ठीक है, दैट फोर्स, ठीक है, इज नाउन एज, ठीक है, सरफेस टेंशन। इस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है ना। एक टेंशन, यहाँ डाइस का मतलब है टेंशन प्रोड्यूस होना, ठीक है। एक फोर्स है जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस वजह से सरफेस ऑफ लिक्विड पे मॉलिक्यूल, ठीक है, एक टेंशन फेस करता है, एंड डेट इज नाउन एज सरफेस टेंशन। ये आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर ना, ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये पूरा सरफेस है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इस सरफेस एरिया को बड़ा करूँ, यानी इस एरिया को, सरफेस को मैं बड़ा करूँ, तो क्या होगा, क्योंकि नीचे साइड पर एक फोर्स लग रहा है, तो नीचे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो तो स्टेबल है, वो उसको अगर मैंने क्योंकि अगर मैंने सरफेस एरिया को बढ़ाया है इसका, ठीक है, इसका मतलब है नीचे जो मॉलिक्यूल है उसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको जरा समझाता हूँ, ठीक है, गौर से सुनना है। ये सरफेस पे मतलब मिसाल के तौर पर कुछ मॉलिक्यूल्स था, अब मैं थोड़ा इस सरफेस को बड़ा करता हूँ, ऐसे सरफेस बड़ा हो गया, तो अब इधर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, जो नीचे मॉलिक्यूल है वो इधर आएंगे ना, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, क्योंकि नीचे स्टेबल है, ऊपर तो अनस्टेबल होना है, तो ये आसानी से तो नहीं आएगा ना, मुझे इसको यहाँ नीचे से ऊपर खींच के लाने के लिए एनर्जी, ठीक है, स्पेंड करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ताकि मैं इस मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर लेके आ जाऊं। और जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है, दैट एनर्जी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो जितना सरफेस टेंशन होगा उतना ही मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऊपर वाले डेफिनेशन को याद करो, ठीक है। तो अब यहाँ से सरफेस टेंशन तो क्लियर हो गया। अब हम जरा बात करते हैं, अब मैं जरा बात करता हूँ यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। वो रीजनिंग क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है कि जो लिक्विड, जो वाटर होता है ना, लिक्विड वाटर की हम बात करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल जब नीचे गिरता है तो ये सफेयर फॉर्म में ही क्यों गिरते हैं। वाटर के जो ड्रॉपलेट होता है ना, ड्रॉपलेट इसको कहते हैं ना, ड्रॉपलेट, यानी कतरे जब नीचे गिरते हैं तो सफेरिकल फॉर्म में क्यों गिरते हैं, स्क्वायर में क्यों नहीं गिरता, ठीक है, रेक्टेंगल में क्यों नहीं गिरता, ऑलवेज वो सफेयर की फॉर्म में क्यों होता है। तो इसका भी रीजन आपको सरफेस टेंशन से मिलेगा बेटा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में हमने क्या बात की थी, जितना सरफेस ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो सबसे कम जिसका सरफेस एरिया होता है ना, वो सफेयर होता है। सफेयर में जो सरफेस एरिया होता है ना, ये वाला सरफेस इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। या जो ड्रॉप की शक्ल में हम बात करें, ये वाला जब नीचे पानी गिरता है तो ड्रॉप वाइज गिरता है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका मतलब है सरफेस टेंशन भी कम होगा। तो पानी खुद को स्टेबल करने के लिए कोशिश करेगा कि अपना सरफेस एरिया बहुत ही कम करें, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिस तरह नीचे होता था ना। तो इस वजह से वाटर जब नीचे गिरता है तो इसका सरफेस एरिया सफेयर का सबसे कम होता है, तो वो सफेरिकल फॉर्म में गिरता है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और सरफेस टेंशन भी कम होगा, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबल फॉर्म में नीचे गिरने के लिए इट विल यूजुअली फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ सफेयर। तो इस पर मैंने इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने पास पेपर में एक सवाल आया था, यही वाला सवाल, ठीक है, उस पर मैंने क्लियरली पूरा लिखा भी और समझाया भी है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, एंड करता हूँ। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो बचता है वो है इसका फैक्टर्स की किन फैक्टर पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं।
तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स। नंबर 1 है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, ये मैं ज़रा लिख लेता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है जी। तो इन दोनों को ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो इजीली, ठीक है, हम कह सकते हैं इसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो सरफेस टेंशन लो होगा, ठीक है। ये इसको ज़रा समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वाला डिफिनेशन मैंने बात की थी। तो सरफेस टेंशन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगा। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो आप इजीली मॉलिक्यूल को सरफेस पे लेके आ सकते हो ना, तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो सरफेस एरिया भी कम होगा, ठीक है। अब जरा टेम्परेचर की बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज। सिमिलरली इफ टेम्परेचर डिक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, यानी मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर सरफेस पे चला जाएगा। इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक बन जाता है, ठीक है, जल्दी ब्रेक हो जाता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखो मैंने क्या, वीक है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है ही ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो फैक्टर आपने याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज इसका यूनिट, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ठीक है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है, जूल पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। दोनों एसआई यूनिट है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में रखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।